थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों के लिए आपने इतना अच्छा वेलकम किया, और ये एक बिजनेस है जिसके अंदर इतनी एनर्जी मिलती है। 2 दिन से मैं भी राजस्थान के ट्रैवल पे था। कल रात को मैं पहुंचा हूँ लगभग 12 बजे घर पे, और 2-2:30 बजे के आसपास सोया। सुबह फिर, क्योंकि कल दिन में महेश जी का कॉल आया कि सुबह 9 साढ़े 9 पहुंचना है, 10 बजे का सेशन है। तो कई बार ऐसा लगता है कि एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं, इतना प्यार मिलता है, तो वो एनर्जी वापस से रिस्टोर हो जाती है। थैंक यू सो मच। जैसा मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम शिरीष माथुर है, और अभी अगले 2-2.5 घंटे में आप लोगों के साथ में हूँ, और बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और बहुत सारे डिसीजंस लेने में मैं आपकी मदद भी करूँगा, अपनी स्टोरी के साथ भी और एक ट्रेनिंग के साथ, जिससे आप आज के समय में इस निर्णय को ले पाएंगे। आज आपने अपना कीमती समय निकाला है। संडे हर व्यक्ति की जीवन के अंदर एक बहुत कीमती दिन होता है, और जो लोग जॉब करते हैं या जो अपना बिजनेस करते हैं वो जानते हैं संडे की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, छुट्टी का दिन कौन सा है, संडे। और वो एक दिन अगर आप यहाँ देते हो, उसका मतलब है आप अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट चाहते हो और अच्छा ले जाना चाहते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब आप यहाँ से जाएं तो आपके पास एक ठोस निर्णय हो कि इस बिजनेस को क्यों करना है और वेस्टीज को ही क्यों करना है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राजस्थान मेरा होम स्टेट है, जहाँ मेरा जन्म राजस्थान के अंदर हुआ, और बीकानेर एक शहर है जहाँ मेरा जन्म हुआ। बीकानेर को वैसे कोई नहीं जानता, पर बीकानेर के लोगों ने एक ऐसी चीज बनाई जो पूरी दुनिया में पहुंच गई। क्या बनाया? भुजिया बनाई। तो भुजिया सब जगह पहुंच गई। तो इसलिए कहीं भी मैं वैसे बताऊंगा तो कोई नहीं जानता। तो जैसे आप जानते हो कि 2004 में वेस्टीज शुरू हुई थी, तो उस समय वेस्टीज को कोई नहीं जानता था, लेकिन वेस्टीज ने इतना अच्छा कमाल किया, इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, इतने अच्छे लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस किए। तो वेस्टीज को भी आज बहुत जगह पे पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि इसके अलावा कई कंट्रीज के अंदर लोग जानने लगे। तो वहां मेरा जन्म हुआ, और मेरे जो माता पिता हैं दोनों ने पढ़ाई बहुत की, एजुकेशन बहुत ली। मेरी जो मदर है वो डॉक्टर है, MBBS MS उन्होंने किया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर थी, रिटायर हुई। फादर ने मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे और प्रिंसिपल थे कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने भी बहुत पढ़ाई की। तो जब आप देखते हो इस तरह के माहौल के अंदर, जहाँ पर पेरेंट्स माता पिता बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वहां पर बच्चों पे प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है? पढ़ाई करने। तो मेरे पर भी एक प्रेशर था कि आपको पढ़ाई करनी है, और मैं और मेरे बड़े भाई जो कि मेरे से 4 साल बड़े हैं, तो हम दोनों का ही बचपन के अंदर शुरू से ही समझाया जाता था कि आपको बड़े होकर के अगर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और शुरू से घर में सिर्फ पढ़ाई का माहौल। बट क्योंकि पेरेंट्स माता पिता दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनका ट्रांसफर हर 3-4 साल में कहीं ना कहीं हो जाता था। तो 3 या 4 साल से ज्यादा एक शहर में नहीं रह सकते। कभी आप छोटे शहर में हो, कभी बड़े शहर में, कभी छोटे गांव में, विलेज में ट्रांसफर होता था। तो उस समय पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होते थे, लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल में, अगर आपको कहीं प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ोगे, शहर में चले जाओगे, और गांव में हो तो आपको सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ लोग होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, काफी लोग हैं गवर्नमेंट स्कूल के, बहुत सारे हैं, मेरे साथी हैं सर। तो जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो 6ठी क्लास के अंदर इंग्लिश आती, उससे पहले तो आती नहीं, और उससे पहले आदमी को लगता है कि ऐसी कोई भाषा ही नहीं है, और उसके बाद पूरे जीवन ऐसा लगता है कि ऐसी भाषा आई क्यों, इसका हमारे जीवन में रोल क्या है। और कई बार लोगों को लगता है कि अगर ये भाषा अच्छी आ जाती तो शायद मैं जीवन में बहुत कामयाब हो जाता है। ऐसा भी तो लगता है कि अगर 100 लोगों से बात करोगे तो 1 या 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे अच्छी इंग्लिश जिनकी है, वो संवाद अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही सामना 6th क्लास के अंदर हुआ, और वहां से पढ़ाई का जो है थोड़ा बहुत रुझान, क्योंकि पेरेंट्स का रुझान ये था कि आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन मेरा पेरेंट पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी मुझे शौक था, स्पोर्ट्स का। तो मैंने 9th-10th क्लास के अंदर क्रिकेट खेला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मेरे फादर मुझे बोलते थे थोड़ा बहुत खेल लो, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा ध्यान पढ़ाई के ऊपर देना। 11th के अंदर सब्जेक्ट चेंज होता था, तो मैंने सब्जेक्ट लिया साइंस, क्योंकि मुझे उन्होंने पहले से समझा रखा था डॉक्टर बनना है। बट उसी समय मैंने बैडमिंटन खेला, टेबल टेनिस खेला, तो मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ। मैं स्टेट खेल करके आया। तो मेरे जो कोच थे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा अगर और प्रैक्टिस करोगे तो नेशनल खेल सकते। बट उस समय पर घर में माहौल ऐसा नहीं होता था, कोई बाहर कोचिंग नहीं होती थी किसी तरीके की। तो मैंने उनको बोला मेरे आप पेरेंट्स से बात कर लो, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं नेशनल खेल सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे फादर से बात की, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये कोई खेलों में कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है, आगे जाके कैरियर नहीं है, इसलिए इसमें इसको नहीं डालना, इसको डॉक्टर बनना है। तो उस समय ये बात बिल्कुल सच थी कि खेलों में कैरियर नहीं था। पर क्या आज सच है? आज आप देखोगे किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई खेलता है, अच्छा कैरियर बनाता है, नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल खेलता है, तो अच्छा पैसा मिलता है। और उस समय ये सच नहीं था, या उनको ऐसा लगता था। तो मैंने उसके बाद
उसको ड्रॉप करके और पढ़ाई करनी शुरू करी, 12th किया और 12th के साथ साथ ही मैंने मेडिकल की तैयारी करनी शुरू करी। तो राजस्थान के अंदर मेडिकल का एग्जाम जो होता था वो बहुत मुश्किल होता था। उसके अंदर 500 या 550 सीट होती थी और 2 से 2.5 लाख बच्चे अपीयर होते थे हर साल। एक साल मैंने खुद घर पे पढ़ाई की, दूसरे साल फिर किसी ने बोला कि कुछ कोचिंग सेंटर खुल गए जहाँ पर आप जाके तैयारी कर सकते हो। तो मुझे पता ही नहीं था कोचिंग सेंटर क्या होते हैं, वहाँ क्या पढ़ाएंगे। उस समय ट्यूशन कोई नहीं पढ़ाता। तो मैंने कोचिंग सेंटर जाके पता किया तो वहाँ बोले कि आप ये सब्जेक्ट इसके इतने पैसे लगेंगे, इसका आपको कोचिंग करनी है। तो इतने पैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं दिए, हालांकि वो जॉब में थे, अच्छी जॉब थी, लेकिन उस समय पर जॉब में भी इतनी सैलरी नहीं होती। तो मैं कोचिंग नहीं कर पाया। मैंने 2 साल सेल्फ स्टडी करी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबर कम रह जाते थे। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया कि मैं कोचिंग कर लेता हूँ। मैंने 1 साल और कोचिंग की तैयारी की, लेकिन समाव फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो जो 3-4 दिन आप एग्जाम के देने जाते हो उस समय पर आपका माइंडसेट कैसा होता है उस पर आपका नंबर आने डिपेंड करता है। और कुछ कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिससे अगर आपको डर लगता है तो आपके अंदर एक फोबिया आ जाता है। तो मेरा एक सब्जेक्ट बहुत वीक था, फिजिक्स, तो मुझे उससे बहुत डर लगता था। तो मुझे लगता था पता नहीं मेडिकल वालों को फिजिक्स पढ़ाई क्यों जाती है, काम क्या है इंटरेस्ट। तो मुझे लगता था जिस दिन फिजिक्स का पेपर है उस दिन कोई नेता वेता चला जाए, छुट्टी हो जाए और कह दे एग्जाम होगा ही नहीं तो मैं टॉप कर लूंगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैंने 3-4 साल एग्जाम दिया, तैयारी की, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं इतनी पढ़ाई करता था उस समय पर, मेरा कोई सर्किल नहीं था इस तरीके का। सिर्फ वो लोग मेरे सर्किल में थे जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो सब लोग सिर्फ घर में बैठ के पढ़ाई किया करते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, बहुत शाई नेचर के थे। कोई घर में आ जाता था, कुछ पूछता था तो 2 मिनट बात की और वापस अपने कमरे में चले गए। ये मेरा उस समय का लाइफ स्टाइल। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा मैं क्या करूं उस समय। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद में एमएससी कर लेना, एमएससी के बाद आप बीएड कर लेना, लेक्चरर बन जाओगे। उसके बाद जैसे मैं लेक्चरर हूं उस तरह से बन जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं लेक्चरर नहीं बन सकता। तो बोले क्यों, क्या दिक्कत है लेक्चरर बनने में। मैंने कहा लेक्चरर बनने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे लोगों के सामने बोलने में एजुकेशन। अब आप क्लास के अंदर इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हो पर मैं तो सामने जाऊंगा और वो मेरे को देख रहे होंगे ऐसे, तो मैं तो भूल ही जाऊंगा मैंने क्या सब्जेक्ट पढ़ा। अब आपको आज मेरा देखकर कैसा लग रहा होगा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, और ये सच्चाई है। तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे लेक्चरर नहीं बनना। तो बोले फिर क्या करोगे। मैंने कहा थोड़े दिन मुझे अभी देखने दो क्या चल रहा है मार्केट में, कोई ऐसा कोर्स चल रहा है। तो उस समय बहुत स्कोप नहीं थे कोर्स के। तो मैं एक दिन एक अखबार पढ़ रहा था, उसके अंदर एक कोर्स के बारे में आया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर जब वो कोर्स मैंने पढ़ा उसका, तो मेरे जो ब्रदर थे बड़े, उन्होंने मेडिकल की तैयारी 1 साल की थी। उसके बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट का एग्जाम दिया और वो यहाँ दिल्ली में एक होटल है हयात रीजेंसी पिकाजी कामा प्लेस पर, वहाँ वो नौकरी कर रहे थे। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बोला कि एक ऐसा कोर्स है यहाँ पे, साउथ ईस्ट के नाम से कोई जगह है। तो बोले हाँ जगह तो है। तो मैंने कहा कोर्स यहाँ पर आया है, फैशन डिजाइनिंग का कुछ नॉलेज है आपको। तो बोले मुझे कोई नॉलेज नहीं। तो बोले एक काम कर, तू दिल्ली आ जाए। तो मैं, जब मेरे पेरेंट्स राजस्थान में रहते थे, बीकानेर से ट्रांसफर होते होते वो उनकी पोस्टिंग राजस्थान बॉर्डर के ऊपर एक शहर है अलवर, वहां पर पोस्टिंग हो चुकी थी। तो वहीं वो रह रहे थे और उनको लगता था यहाँ अपना मकान बना लेंगे और यहीं रहेंगे, क्योंकि 10-12 साल से वहीं थे। तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली आ जाओ। तो मैं उससे पहले कभी दिल्ली नहीं आया। तो मैंने उनको बोला मैं दिल्ली आऊंगा, पर मैं कैसे आऊंगा, तुम्हारे तक कैसे पहुंचूंगा। तो उन्होंने कहा एक काम करना, बस पकड़ना वहां से, और सीधी बस आती है धौलाकुआं आना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं जब वहां से बैठा, उस जमाने में कोई जगह मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, कोई फोन नहीं थे, लेकिन मैंने उनके होटल में उनको जब बस स्टैंड से बैठ रहा था, मैंने एसटीडी पे से फोन कर दिया मैं इस बस में बैठ रहा हूँ और ये बस वाले बोल रहे हैं कि बस इतने बजे पहुंच जाएंगे। तो बोले ठीक है कोई बात, आ जाओ। 4-4.5 घंटे की बस थी, वहां से मैं यहाँ दिल्ली पहुंच गया धौलाकुआं। अब मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मेरा भाई आया। 1 घंटा 2 घंटा हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको होटल कॉल किया, नंबर बड़ी मुश्किल से उसका नंबर लगा, क्योंकि होटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वहां से उन्होंने कनेक्ट किया। तो मैंने कहा भाई तुम आए नहीं। कह रहा यार मेरे बॉस ने छुट्टी नहीं दी। तो मैंने कहा तुम मुझे तो बता रहे थे। बोले कैसे बता था, तू तो बस में था, मोबाइल थे नहीं उस समय। मैंने कहा अब क्या करूं। तो बोला आप एक काम करियो, वहां से बस एक बस पकड़, रोड क्रॉस कर, एक बस पकड़, वहां से दूसरी बस पकड़ियो, 2 नंबर नोट करा रहा हूं बस के, वहां से तू घर पहुंच जाएगा। तो मुझे एक बार तो लगा मैं वापस अलवर चला जाता हूं, क्योंकि अब यहाँ से 2 बस और पकड़ के घर पहुंचना है। एक बस में बैठ के तो 4 घंटे में आया, पता नहीं कब पहुंचाएंगे। तो मैं कैसे कैसे घर पहुंचा। घर जाके मेरा भाई रात को आया, उसने मुझे, मैंने कहा कल मुझे इस कॉलेज में जाना है, इसका एड्रेस ये है, तो कल तुम मेरे साथ चलो। तो मेरे भाई ने 3 बस के नंबर और दे दिए मुझे लिख के। बोला सुबह भाई यहाँ से बस आएगी, इसमें बैठियो, वहां से उतरेगा इस दूसरी बस में, दूसरी से तीसरी बस में बैठ के वहां पहुंच जाएगा, वहां कॉलेज जाइयो और पता करके आ जाइए। तो मैंने कहा इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तो बोले भाई ये दिल्ली है, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता,
यहाँ छुट्टी लेनी पड़ती है, छुट्टी लेने के पैसे कटते हैं। उस दिन मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर जीवन में आपको कामयाब होना है ना, तो अकेले ही साथ जाना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, चाहे आपको चला हो। हम अक्सर अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे शेल्टर कंधे ढूंढते हैं कि ये मेरे साथ चला जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। जैसे आज आप इस सेमिनार में आए हो, आपने किसी गेस्ट को इन्वाइट किया होगा और वो शायद नहीं आया यहाँ पर। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेस्ट इन्वाइट किया, वो नहीं आए, काफी सारे लोग। आप चाहते हो कि आपका गेस्ट यहाँ आए? चाहते हो? तो मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आज के बाद आपका गेस्ट आपसे पहले यहाँ खड़ा हो, आप बाद में आओगे तो पहले। बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आते हैं लेकिन वो इस बिजनेस से बाहर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो टेक्निक नहीं समझते। अब मैं जितनी भी बात आपको आगे बताऊंगा वो सब लॉजिकल होगी। उसका रीजन है कि मैं साइंस स्टूडेंट था तो मैं हर बात लॉजिक से करता हूँ। तो मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा वो सब साइंटिफिक होगी कि आप अगर टेक्निक इस्तेमाल करोगे। अभी मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, 400-500 लोग हैं यहाँ पे, कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या टेक्निक है? माइक। अब कई लोग इस तरह के होते हैं जो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसमें उलझ जाते हैं कि ये काम कैसे करता है, कि माइक कैसे आवाज पहुंचा रहा है, प्रोजेक्टर कैसे दिखा रहा है स्क्रीन पे। तो वो हर चीज के साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं से भी किसी भी काम में कुछ लेकर नहीं जाता। तो अगर आपको करना क्या है, टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो नेटवर्किंग में भी अगर आपको कामयाब होना है इस बिजनेस के अंदर भी, तो सिर्फ टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करते रहो कि टेक्निक आपको अपने आप बहुत सारा जो जीवन में चाहिए चीजें वो आपको देती रहेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा बहुत सारी कि आप कैसे इस बिजनेस के अंदर लोगों को यहाँ बुला सकते हो, कैसे सेमिनार में ला सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो मैं उस कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद मैंने वहाँ पता किया, उन्होंने कहा कोर्स है 2 साल का फैशन डिजाइनिंग का। उन्होंने कहा, मैंने कहा इसके बाद क्या होता है, थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने मुझे बताई, मुझे कुछ नहीं पता। तो जैसे आप हर कॉलेज में जाते हो पोर्टफोलियो बताते हैं कि ये इतना बढ़िया कॉलेज है, आगे जाके नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोर्स की फीस थी उस समय 1997 में 2 लाख रुपए। तो मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया। मैं उनसे प्रोस्पेक्टस ले आया, मैंने मेरे भाई से बोला, मैंने कहा ये लेके आया। बोला ठीक है तेरा मन है कर ले। तो मैंने कहा लेकिन फीस 2 लाख रुपए। तो बोला भाई मेरी सैलरी इतनी है नहीं, तू घर जा पिताजी से बात कर ले। तब मेरा चैलेंज था घर जाना, मुझे पिताजी से बात करना। तो मैं जब घर पहुंचा मैंने कहा जी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। तो बोले बताओ क्या करना है। तो मैंने उनके सामने प्रोस्पेक्टस रख दिया, मैंने कहा जी ये कोर्स है, इसको करना। तो बोले इसमें क्या होता है। तो उन्होंने कभी वो कोर्स ही नहीं सुना था। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे डिजाइनर बनते हैं, ड्रेस बनाते हैं। बोले किसकी डिजाइन ड्रेस बनाओगे। मैंने कहा फीमेल्स की। ये वो कौन सी ड्रेस बनाओगे। मैंने कहा जो मर्जी जो फीमेल्स पहनती है, हर तरह की ड्रेस डिजाइन करेंगे। तो बोले तुम्हारा क्या काम है उसमें। मैंने कहा मैं डिजाइन करूंगा, सिलवाऊंगा, ये वो सब चीजें बताई उनको जो मुझे वहां से बताया सारी चीजें। अब नया नया आदमी तो ऐसे ही करता है ना, सब चीजें खुद ही बताने की कोशिश करता है। तो मेरे फादर ने बोला हमारे शहर में जो ये सारे काम करता है उसको क्या बोलते हैं, टेलर। तो मैंने कहा टेलर। बोले तू क्या बनेगा। मैंने कहा डिजाइनर। तो मेरे फादर बोले डिजाइनर बनेगा पर कपड़े तो टेलर सिलता है, कपड़े काटता भी वो है, नाप भी वो लेता है। मैं इतने सालों से सिलवा रहा हूँ, तेरे भी सिलवा दिए, तो वो तो टेलर ही करता है ना, अब तू क्या टेलर बनेगा। मैंने कहा नहीं जी डिजाइनर बनूंगा। अब मैं वो 3-4 बार उन्होंने पूछा, मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे बोली इसमें 2 लाख रुपए और लगते हैं। तो मुझे नजर आने लगा, मैंने कहा 2 लाख रुपए इनसे बोल दिया कि इसमें फीस के लगते हैं तो पता नहीं घर से ना निकाल दें। तो फिर चलो मैंने अपनी मदर को समझाया, जैसे तैसे करके मैंने उस कोर्स के लिए तैयार किया, उनको राजी किया और मैं दिल्ली ये कोर्स करने के लिए आ गया। अब जैसे ही मैं 3-4 महीने इस कोर्स को करने लगा तो मुझे समझ में आ गया कि 2 साल बाद जो नौकरी वो बोल रहे हैं वो मिलेगी नहीं, क्योंकि मेरे से पहले के सीनियर्स थे उनको भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या स्कोप है। बोले पता नहीं क्या स्कोप है, अभी तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें भी ऐसे ही बोल दिया था, अभी आगे का कोई चांस है नहीं। तो मैं एक दिन मेरे कॉलेज के डायरेक्टर के पास गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने बताया था कि ऐसे ऐसे जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट होगा। बोले हाँ हम कुछ लोगों को इन्वाइट करते हैं, अगर आप में काबिलियत होगी तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा आपने पहले दिन तो नहीं कहा था काबिलियत होगी, आपने कहा था नौकरी हाथों हाथ मिल जाएगी। तो बोले अगर तुम्हारी नौकरी नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना बुटीक खोल सकते हो। अब बुटीक मेरे लिए नया शब्द था। मैं कहा ये क्या होता है। बोले आप अपना खुद का एक बुटीक खोल लो जिसके अंदर आप लोगों को रखो, डिजाइन करो, ये करो वो करो। बताया। तो मैंने कहा जी ये कितने में खुलता है। बोले 15-20 लाख रुपए। अब 2 लाख वाली गणित तो बड़ी मुश्किल से बनी। अब अगर मैं घर जाके बोलूंगा जी 2 साल बाद 15 लाख रुपए और तैयार रखना, तो मैं कई बार ना अखबार में कुछ पढ़ता था, बैक पेज पे लिखा होता था कि ये मेरा बेटा था और इससे भविष्य में कोई लेन देन ना किया जाए, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसे करके नीचे कोई पिताजी हुआ करते थे, वो अपना नाम लिख के खबर छपवा देते थे। होता था ना ऐसे, सुना है कई बार। तो मुझे उस खबर में अपना नाम नजर आने लगा। मैंने कहा अगर मैं ये बात जाके घर पे बोल दूंगा कि
बुटीक खुलवाना है या ऐसा कुछ करना है, बिजनेस खोलना है, तो शायद है कि इस बार तो अखबार में खबर आई। जब भी मैं छुट्टियों में घर जाता मेरे फादर बोलते, बोले हाँ भाई अब तुम्हारा नौकरी का क्या सीन है। अब क्योंकि वो शुरू से जॉब में थे तो उनका माइंडसेट क्या था कि किसी तरह नौकरी लग जाए। अच्छा, मेरे भाई से वो बड़े खुश थे, पढ़ाई में वो बिल्कुल फिसड्डीदार, बिल्कुल नंबर नहीं आते थे, पर उसकी नौकरी लग गई होटल में, तो वो बड़े खुश थे उसकी जॉब लग गई। क्योंकि जिस घर में जॉब का माइंडसेट है उनको इससे मतलब नहीं होता पैसा कितना कमाना है। वो कहते हैं पैसा कमा लेगा कोई बात नहीं। तो मेरे भाई की जॉब लगी 7,000 रुपये सैलरी में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 7,000 की कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो 100 रुपये पे लगा था, बढ़ जाएगी 10-15 साल में सैलरी, काम करता है बस। अब उनको शुरू से लगता था ये पता नहीं क्या करेगा, अब पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन सही धर्रे पे जा नहीं रहा है, सही जगह नहीं लग रहा है। तो मैंने 2 साल जैसे जैसे वहां निकाले तो वो मेरे से पूछते थे हर बार कि नौकरी का कैसे, मैंने कहा बस कोर्स करती लग जाएगी, कोर्स करती लग जाएगी। अब समय बीतता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है, अब आपको क्या करोगे। तो किसी तरह मुझे पता चला कि कहीं एक्सपोर्ट हाउस है यहाँ पे कानपुर के अंदर, वहां पर कुछ लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने वहां जाके पता किया, तो एक जगह पर मेरी जॉब वहां पर लगी, उन्होंने कहा जी 3500 रुपए मिलेंगे महीने के, आप आ जाना, 12 घंटे की नौकरी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार नौकरी का ठप्पा तो लगेगा। तो मैंने 3500 रुपए की जॉब के लिए उनको बता दिया कि कोर्स के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। उन्होंने एक लेटर मुझे दे दिया, मैंने जाकर मेरे फादर को लिखाया, मैंने कहा जी नौकरी लग गई। तो उन्होंने देखा नौकरी लग गई है, ये नहीं पूछा तनख्वाह कितनी मिली। तो मैंने कहा 12 घंटे की नौकरी है। बोले आपको कोई बात नहीं, 12 घंटे क्या होता है, कुछ नहीं, नौकरी में तो काम करना ही पड़ता है। तो उन्होंने मुझे खूब समझाया, बोले मन लगा के काम करिए। तो मैंने कहा 3500 रुपए मिलेंगे सिर्फ दिल्ली में, क्या करूंगा 3500 रुपए में। बोले तू उसकी चिंता मत कर, वो छोड़, तेरी नौकरी लग गई ना। अब वो इसी बात से कन्विंस थे, वो बड़े खुश हुए थे नौकरी लगी। तो कोर्स होने के साथ साथ ही दौरान जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया, मैंने जॉब करनी शुरू करी, तो 12 घंटे 13 घंटे की वो नौकरी थी। मुझे वहां जाके समझ में आया कि जॉब भी बड़ी सिक्योर है, इस जॉब के अंदर भी फ्यूचर इतना ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आप एक दिन की भी छुट्टी लेते हो तो वो अगले दिन आपको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो छुट्टी देंगे, लेकिन अगर कोई और आ गया दूसरा तो उसको भी रख सकते हैं। तो बहुत इनसिक्योर नौकरी थी। तो उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इंडिया में नया आया था। तो उसने मुझे ये बताया कि एक बिजनेस है जिसमें पार्ट टाइम में आप कुछ इनकम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कितना पैसा कमा सकते हो। बोला एक सेशन है वहां चल, जैसे आज आप लोग आए हो ऐसे ही एक प्रोग्राम के अंदर मुझे वो लेके गया रजौरी गार्डन में। मैंने वहाँ प्रोग्राम सुना, मेरे पास एक दिन होता था सिर्फ संडे, तो मैं उस दिन गया, वहाँ प्रोग्राम देखा मैंने। जब मैंने वो सेशन देखा, वहाँ एक व्यक्ति थे जो उस प्रोग्राम को कर रहे थे, वो बोले मेरे प्रिंटिंग का अपना बिजनेस है और मैं इस बिजनेस के साथ में 30 से 35 हजार रुपये महीना कमाता हूँ पार्ट टाइम। अब 98-99 में 30 से 35 हजार रुपये अगर कोई पार्ट टाइम कमा रहा है, बहुत बड़ी रकम। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैं जाके उनसे पर्सनली मिला, उन्होंने बताया ये मैं इस तरह इनकम है, मेरी एविडेंस है, सब चीजें दिखाई। तो मैंने कहा जी मैं कर सकता हूँ इसको। तो बोले आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो मैंने सिर्फ इसलिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया कि कुछ 3-4 हजार रुपये पार्ट टाइम में आ जाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, दिल्ली में रहते हुए आप अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, मेरी को जो नौकरी थी उसमें आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम थे। जो 8-10 साल से नौकरी कर रहे थे उनकी भी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी। और उसी दौरान में क्योंकि मेरी एज ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज में ही मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई और मेरे को लगा कि अब आगे शादी करनी चाहिए, फैमिली बढ़ानी है या कुछ करना है। तो अब आप शादी तब कर सकते हो जब आपकी ठोस इनकम, अपने घर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कहीं जाके बताना है कि आप क्या काम करते हो, कितना पैसा कमाते हो, तो आपके पास कुछ होना चाहिए। तो मैंने इस वजह से भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया कि थोड़ा सा पैसा आ जाएगा साथ में, तो एक मिलके इनकम 10-12 हजार की हो जाएगी महीने की, तो मैं आराम से जाके बता सकता हूँ कि हाँ मैं इतना पैसा कमाता हूँ। तो 98-99 में 10-12 हजार का महीना भी एक अच्छी रकम मानी जाती है। तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, 2-4 सेशन अटेंड किए, कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे जो सीनियर थे वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लाओ जिनको आप जानते हो आपके सर्किल में। मैंने कहा मेरे सर्किल के जो लोग हैं ज्यादातर वो तो सब कहीं डॉक्टर बनने चले गए, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई लेक्चरर बन गया। मेरे ज्यादातर सर्किल में ये लोग थे। जो लोग डिजाइनिंग वाले कोर्स में थे उनमें से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, मैं बोलता कम हूं, तो इतना मेरा सर्किल नहीं है। तो मुझे उन्होंने बोला कि अगर आपके सर्किल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका अपना सर्किल बहुत हो और वो आपके साथ आ जाए तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे जो फादर है पूरी जिंदगी तो क्या कर रहे हैं, बोल ही तो रहे थे, भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बोलना काम है उनका। तो मैंने कहा ये काम हो गया, अब अगर मैं जाके पिताजी को समझा देता हूँ और वो ज्वाइन हो गए तो मेरा तो काम बढ़िया हो जाएगा, पैसे बहुत आएंगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने मेरे जो सीनियर थे उनको कुछ नहीं बोला और मैं छुट्टी लेके गया घर अनवर। और वहां जब गया तो उस कंपनी के अंदर जहां मैं पहले था वहां भी कुछ प्रोडक्ट आते थे पर्सनल केयर के, वो सारे प्रोडक्ट लेके गया। और मैंने वहां जाकर उनको बोला, मैंने कहा जी मैंने ना एक नया काम शुरू किया है। तो बोले क्या? मैंने कहा बिजनेस। तो मेरे फादर ने ये नहीं पूछा कौन सा बिजनेस, उन्होंने पहला सवाल किया पैसे कहां से आए। क्योंकि जो जॉब में होता है ना उसके लिए बिजनेस शब्द सुनने का मतलब है इन्वेस्टमेंट।
तो मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं लगता, नॉर्मल कागज है, और उससे मैंने शुरू किया है, पर मेरे को ना इसमें आपकी हेल्प चाहिए। तो बोले क्या है? तो मुझे लगा अच्छा भी अब बताना चाहिए, तो मैंने निकाला पेपर वेपर, गोले वोले बनाए जैसे नया आदमी करता है। ये बोला ये 4 गोले 6 गोले बना के सारा तैयार किया। मैंने कहा करना क्या पड़ता है, मेरे फादर ने पूछा। तो मैंने कहा बात थोड़ी आगे बढ़ रही है। तो मैंने फटाक से प्रोडक्ट, चाय, साबुन, तेल, शैम्पू सब निकाल के टेबल पर रख दिया। बोले इनका क्या करना है? तो मैंने कहा इनका कुछ नहीं करना, आप और मैं मिलकर इनको बेचेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। अब मेरे फादर ने कहा बेचेंगे मतलब कहाँ बेचेंगे? मैंने कहा घर घर जाके, जो लोग हैं अपने सारे सबके। तो बोले घर घर जाके? मैंने कहा हाँ। तो बोले कौन बेचेगा? मैंने कहा आप और मैं। तो मेरे फादर बोले अच्छा समझा लिया सब कुछ? मैंने कहा हाँ जी सब समझा लिया। बोले काम कर, इसको अंदर कर। मैंने रख दिया। बोले अब सुन मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा क्या? बोले अब अगर तू मेरे सर्किल में कहीं चला गया ये सब लेके ना, तो ये समझ ले मना कर दूंगा, तू मेरा बेटा है। अब मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, मतलब मेरा ये कम से कम मैं 400-500 सेमिनार कर चुका है, ये बताता हूँ ना बड़े खुश होते हैं लोग। मतलब अगर किसी बाप बेटे का संबंध विच्छेद हो रहा होगा, आप तालियां बजा रहे हो। उस समय की अवस्था सोचो ना, उस समय क्या हुआ होगा। तो मैंने कहा तो बात ही उल्टी हो गई। तो मैं गया, मेरे जो सीनियर थे उनको बोला, मैंने कहा जी आपने तो मरवा दिया, आप कह रहे थे जिसका सर्किल अच्छा उसके पास चले जाओ। मैं तो मेरे पिताजी के पास चला गया, इतना बड़ा सर्किल है उनका, एक क्लब के मेंबर है, सबको जानते हैं अलवर में, जिसको चाहे उसे ज्वाइन करा सकते हैं, पर खुद तो ज्वाइन नहीं हुए। तो उन्होंने कहा तुमने गलती क्या करी, तुम अभी अनट्रेंड हो, आपको खुद नहीं जाना चाहिए, आप हमें साथ ले जाते, हम समझाते उनको, और क्या पता वो आपके साथ आ जाते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बोले एक काम करो, तुम ट्रेनिंग अटेंड करो, धीरे धीरे सब सीख जाओ। अब मैं क्योंकि शुरू से पढ़ाई भी करता था और मैं स्टूडेंट शुरू से था, तो मैं कभी ये बात के लिए अपोज नहीं करता था कि भाई ये कह रहे तो अरे यार ये खराब हो गया तो मैं क्यों पढ़ूं। तो मैंने सेशन अटेंड करना जारी रखा, सीखता रहा, मेरा दिमाग खुलता रहा, तो मैं सीख गया लोगों से बात कैसे करनी। तो मैंने उसी दौरान अनजान लोगों के साथ दिल्ली में बात कर करके सर्किल बनाया, जिनको मैं जानता नहीं था बिल्कुल। तो करते करते मेरा एक नेटवर्क बनने लगा यहाँ, जहाँ मैं जॉब करता रहा वहाँ मैंने लोगों को बनाना शुरू किया, मेरे साथ आने लगे। तो उस कंपनी के अंदर मेरा एक फॉरेन ट्रिप आया, वहां पर टारगेट करने पे ट्रिप मिलता था। तो सन 2000 में मेरा एक थाईलैंड का ट्रिप आया, 6 दिन का वो ट्रिप था। आज थाईलैंड का ट्रिप बहुत आसान है, लेकिन आज से 22 साल पहले बहुत मुश्किल था। तो मैंने बोला मेरे पास एक लेटर आया कि आपको एक कॉन्फ्रेंस के लिए वहां जाना है। तो मैं जब घर गया तो मैंने मेरे फादर को वो लेटर दिखाया। मैंने कहा जी देखो लेटर आया है। तो बोले किस चीज का है? मैंने कहा मैं थाईलैंड जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे फादर को लगा जाए नौकरी करता है, वो लोग इसे कॉन्फ्रेंस में भेज देंगे। तो बोले शाबाश तुम बहुत बढ़िया नौकरी कर रहे हो इसका मतलब। मैं कहा जी नौकरी वाले नहीं भेज रहे, ये वो जो गोले बनाए थे ना उस दिन। अब तब तक मैं थोड़ा समझदार हो गया, मैंने कहा गोले में आप आए नहीं, कोई और आ गया गोले के अंदर, वो समझ गया मेरी बात को, आपने समझा नहीं। तो बोले अच्छा वो भेज रहे तो तुम्हें क्या किया काम ऐसा जो तुम्हें भेजा? अब मैं समझदार हो चुका था। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ये प्रोडक्ट है, इनको यूज करना है, कंज्यूमर नेटवर्क बनाना है, जो भी एक प्रोफेशनल आदमी बोलता है। अब नौसिखिया में प्रोफेशनल में फर्क होता है ना। अब जो नौसिखिया आदमी होता है वो क्या करता है, ये नहीं समझ पाता कि मैं अनट्रेंड हूं, और इस वजह से बिजनेस से बाहर चला जाता है। तो हर काम में आप जब नौसिखिया हो, अगर आप ट्रेंड हो जाओगे उसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते। तो मैंने मेरे फादर को सारी चीज समझाई ढंग से, बोला अच्छा ठीक है कोई बात, अच्छा है बढ़िया है। तो 3-4 दिन के बाद में उनके एक फैमिली फ्रेंड हमारे थे, वो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट थे, उनके घर पे एक फंक्शन था, उन्होंने अपना घर बनाया था, तो वहां हम सब गए हुए थे। तो मेरे फादर ने बोला कि भाई सुन श्रीराम इधर, ये भी 5-6 दिन बाद में थाईलैंड जा रहा है। तो अंकल बोले हाँ भी बहुत बढ़िया है, थाईलैंड जा रहा है, कमाल हो गया, ऐसे वैसे बोले बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और सुन जब इससे फ्री हो जाए ना इसके साथ बैठियो और समझियो क्या काम है। तो बोले ठीक है बेटा 2-3 दिन बाद आ जाना, बैठ के बात करेंगे क्या चीज है। अब जब वो चले गए अंकल, तो मेरे फादर ने मुझे कहा, बोले एक बात बता, ऐसे तुझे कितने लोग दे दूं कि मेरा भी फॉरेन ट्रिप बन जाए? चाहता तो मैं भी कर रहा है, पर खाली चाहने से थोड़ी होता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। तो मैंने उनको समझाया सारी चीजें। तो वो सब चीजें कैसे होती हैं कि वही लोग जो आपको ना कर रहे हैं वो हाँ कब करेंगे, जब आप लगातार काम करते हो। हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ना सुन करके ये बना लेते हैं इमेज के बिजनेस खराब। बिजनेस खराब नहीं है, आप नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है, जैसे ही आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी वही सारे लोग क्या कहेंगे, भाई हमें तो शुरू से पता था तो कुछ कर दिखाया। और पहले क्या कहते हैं, भाई ये तेरे बस की चीज नहीं है, छोड़ दे, मैं तो कह रहा हूँ कुछ और कर। तो ऐसा ही कुछ होता है उस समय पर। तो मैंने उस जॉब वहां से फॉरेन ट्रिप लिया,
पर धीरे धीरे वहाँ कंपनी मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज आने लगे, तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है इस बिजनेस को सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। और उसी दौरान मेरी शादी भी हुई। तो जब आप अकेले होते हो तो आपके खर्चे इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मैरिज हो जाती है, आपकी फैमिली है, तो आपके पास एक फिक्स खर्चे हैं जो आपको करने होते। तो मैंने उसी समय पर कुछ लोन का काम करके देखा, साथ में पार्ट टाइम मैंने उस बिजनेस को कर दिया, साथ में पर्सनल लोन का, होम लोन का काम किया, इंश्योरेंस की जॉब की। वाइफ क्योंकि सेम प्रोफेशन थी तो बुटीक खोल के देखा, बुटीक चलाया, बुटीक बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन उसके अंदर एक चैलेंज आता था कि आपका ही पैसा रोटेट होता रहता है, आप जो बिजनेस में पैसा डालते हो वही आपको कमाई में आ रहा है। तो ये बिजनेसमैन कभी समझ नहीं पाता। एक बार मैंने रजिस्टर खोला तो रजिस्टर के अंदर 1.5 लाख रुपए था मार्केट में क्रेडिट। तो 1.5 लाख रुपए क्रेडिट था। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा, मैंने कहा ये पैसा कहाँ है? बोले पैसा सबके पास है। मैंने कहा सबके पास किसके पास? बोले जितनी महिलाएं आती है ना कपड़े बनवाने उनके पास। मैंने कहा मतलब हम उनसे पैसे नहीं लेते? बोले पैसे तो लेते हैं, पर 5,000 रुपए का बिल होता है वो 2,000 दे जाती है कि खाते में लिख लेना। तो मैंने कहा फिर सबसे मांगो पैसे। तो मैंने बोली, मेरी भाई बोली कि अगर इनसे पैसे मांग लिए ना तो ये पता है प्यार से एक ही बात बोलेंगी कि बुटीक तो और भी बहुत है जिनसे हम काम करवा सकते हैं, आप अकेले थोड़ी हो मार्केट में। तो आप देखोगे बिजनेसमैन कंपटीशन के चक्कर में रोटेशन में अपना ही पैसा लगाता है। तो मैं बुटीक चला रहा था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज्यादा सर्वाइवल इसमें नहीं है। तो मैंने कहा आप इसको करो, मैं अपना जॉब करता हूँ। मैंने इंश्योरेंस में जॉब करना शुरू किया। तो 7-8 साल का ये पीरियड था जिसके अंदर चैलेंजेस बहुत थे, फाइनेंशियली भी, और मेहनत बहुत ज्यादा थी। तो मैं अलवर से शिफ्ट होकर के वापस दिल्ली आया। दिल्ली में आने के बाद मैंने यहाँ भी जॉब ज्वाइन करी, मैं इंश्योरेंस में काम कर रहा था। तो उसी दौरान मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे और मुझे सीवियर एस्थमा हो गया। अब सीवियर एस्थमा जब डायग्नोज हुआ, शुरू में मुझे एलर्जी थी, एलर्जी के टेस्ट कराए। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब सर्किल में बहुत सारे लोग डॉक्टर थे, नोन थे, तो वहाँ इजीली सब कुछ पता चल जाता था। तो उन्होंने कहा डस्ट से एलर्जी है आपको, और आपको एस्थमा है, और आपको इसके लिए इनहेलर यूज करना पड़ेगा। तो मेरे एक अंकल थे जो फिजिशियन थे, उन्होंने कहा इनहेलर तो मैं तुझे दे रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कर, लेकिन इसको बहुत कम यूज करना, क्योंकि इससे भी हार्मफुल कुछ चीजें हैं जो आपको नुकसान कर सकती हैं। और बोले मैं तुझे घर का इसलिए बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन कब इस्तेमाल करूँ? बहुत बुरे एक्सट्रीम कंडीशन हो तो इस्तेमाल करता। तो मैं हफ्ते में 1-2 बार कभी यूज करता था उसको, जब बहुत दिक्कत होती है। बट वो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आई कि वो दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल होने लगा धीरे धीरे। मेरा कौन लगा? तो उस वजह से जब वो सिचुएशन आई तो मैं हेल्थ के इश्यूज जब होने लगे, लेकिन इसके लिए मुझे उन्होंने बोला कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, आपको सिर्फ एक इनहेलर ही हमेशा लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पर जॉब भी अपनी कर रहा था। लाइफ में स्ट्रेस बहुत था, क्योंकि वो जॉब भी इतनी ज्यादा स्ट्रेस वाली थी। इंश्योरेंस सेक्टर में मैं मैनेजर था, वहां पर मैं जॉब कर रहा था। तो उसी दौरान मुझे मेरे एक दोस्त के बारे में याद आई कि पुरानी कंपनी वो मेरे साथ में थे। तो मैंने उनका नंबर ढूंढ ढांड करके उन्हें कॉल किया। तो वो बड़े खुश हुए, बोले आप दिल्ली आ गए? मैंने कहा मैं दिल्ली में आऊँ। तो बोले चल मैं मिलने आता हूँ। तो मेरे से मिलने के लिए आए मेरे ऑफिस में, जनकपुरी में मेरा ऑफिस था। तो वो मेरे साथ बैठे। तो उससे पहले मैं 2 व्हीलर चलाता था। तो मेरे जो अंकल थे उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि भाई एक सलाह और दे रहा हूँ तेरे को, तू एक काम कर, 2 व्हीलर छोड़ करके कार खरीद ले। तो मैंने कहा कार क्यों खरीदूं? बोले कार खरीदेगा तो डस्ट से बच जाएगा, मिट्टी से। तो मैंने कहा ये सलाह हर मरीज को देते हो भाई? इनहेलर तो 150-200 रुपए का आता है, कार 1.5 लाख रुपए की आती है। मैंने कहा कोई आदमी कार खरीद के अस्थमा से थोड़ी बच सकता है। तो बोले फिर भी थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा। तो मैंने जैसे जैसे जॉब में था तो एक सेकेंड हैंड ऑल्टो कार खरीद ली और मैं उसको चलाता था। तो वो जब दोस्त मेरे आए मेरे से मिलने के लिए, तो मैं उनको ऑफिस से नीचे लाया। मैंने कहा चलो नीचे चाय पीते कहीं। तो बोले जब कोई नहीं, गाड़ी में बैठते। वो गाड़ी में बैठे, वो सिगरेट बहुत पीते थे। तो मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ था कि सिगरेट स्मोकिंग वाले लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो भी आपको नुकसान करता है और आपको इमीडिएट अटैक हो सकता है इस। और वो इतना ज्यादा सिगरेट पीता था भाई कि वो उसने हाथ खटाक से सिगरेट निकाल ली, गाड़ी में बैठ ली। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई सिगरेट मत पियो। तो बोले क्यों, सिगरेट में क्या दिक्कत है? मैंने कहा यार सिगरेट पियोगे ना तो उससे दिक्कत हो जाएगी। बोले किसको हो जाएगी? मैंने कहा मुझे हो जाएगी। बोले तुझे क्या दिक्कत है? मैंने कहा मुझे अस्थमा है। बोले अच्छा। मैंने कहा बाहर खड़े होकर पी लेते हैं। तो बोले नहीं, यहाँ क्या दिक्कत है? बोले तेरे को अस्थमा है? मैंने कहा हाँ। अरे बहुत बढ़िया। अब 7-8 साल से जो मरीज होता है ना, वो बेचारा भी सिंपैथी लेने का आदी हो जाता है कि कोई पूछता है अस्थमा कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्या लेते हो, ये वो आदमी पहला आदमी मिला मुझे जो कह रहा बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अस्थमा बढ़िया क्या होता है भाई? तुझे नहीं है ना इसलिए तू ये बात कह रहा है। नहीं भाई मैं तुझे इसलिए नहीं कह रहा कि अस्थमा बढ़िया होता है। बोला मैं ना तुझे अस्थमा तेरा जड़ से ठीक कर सकता हूं। अब उसने ये बात बोली, मुझे जोर से हंसी आ गई, क्योंकि वो जो आदमी बोल रहा था वो 10वीं में 2 बार फेल। मतलब एक बार आदमी फेल हो जाए तो चलो ठीक है, 2 बार फेल होकर पढ़ाई नहीं करी, 11वीं तक तो गया ही नहीं, साइंस की स्पेलिंग नहीं लिख सकता। और वो मुझे क्या कह रहा है,
तेरा एस्थमा में जड़ से खत्म कर दूं। मैंने कहा तुझे पता है मेरी मदर डॉक्टर है? हाँ सब पता है मुझे, चिंता मत कर, और मैं तेरा एस्थमा ठीक कर दूँ। मैंने कहा कैसे? तो उसने किताब से निकाली, बोला इसमें देख ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें पढ़ इसका क्या लिखा है ये वो। अब मुझे नहीं पता वो क्या था, मैंने किताब पढ़ी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, पीछे रख दिया मैंने उसने। अब वो बात करी, चाय वाय पी, अपने बाहर खड़े हुए, निकल गया वो अपने घर। अगले दिन उसका कॉल आया, बोले वो बुक पढ़ ली। मैंने कहा कौन सी बुक? अब मेरे पास इतना प्रेशर था अपनी नौकरी का, मैं यही भूल गया कि कल वो किताब दे के गया था मुझे। मैंने कौन सी? बोले कर दीजिए ना तेरे को एस्मा के लिए बुक। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा टाइम निकला पढ़ूंगा। अब वो हर दूसरे दिन मुझे कॉल मारे, किताब पढ़ ले, किताब पढ़ ले, किताब पढ़ ले। तो वो थोड़े दिनों बाद मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा ये तो रोज पता नहीं पीछे पड़ गया, क्या दे रहा है। तो एक दिन मुझे लगा, मैंने कहा ये बेचारे का हो सकता है ये पैदल आया था उस दिन, बस पकड़ के आया था, गाड़ी वाड़ी कुछ थी नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है ये कुछ जो प्रोडक्ट बता रहा है इससे 200-300 रुपए इसके बेचारे के बन जाते होंगे। उस जमाने में व्हाट्सअप होता नहीं था कि कोई डिटेल भेज दे, नॉर्मल मैसेज होते थे, टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। तो उसने मुझे, मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, मुझे ना जो भी तू दे रहा था ना 2 बॉटल दे दे। तो मैंने कहा 2 बॉटल मिल जाएगी इससे, इसके 200-300 रुपए मिल जाएंगे, तो इसको ठंडक पड़ जाएगी। तो मैंने उसको बुलाया, बीकाजी कामा के पास में उस समय पर कॉफी होता था, वहां उसको बुलाया, वहां आया, उसने 2 बॉटल दे दी मेरे को और पैसे दिए मैंने उसको, चला गया। बोला इसको, मैंने कहा खानी कैसे? बोला इसको सुबह सुबह खाना है खाली पेट। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा चलो भला टली। अब सुबह 6 बजे कॉल आया, मैंने कॉल उठाया, मैंने आंखों में नींद इतनी, मैंने कहा पता नहीं किसका कॉल है सुबह। कह रहा भाई माथुर वो कैप्सूल खा ले। मैंने कौन सा कैप्सूल? नींद में मैंने कहा कौन सा कैप्सूल? कह रहा वो कल दिया था ना तुझे। अरे मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया काम, इसलिए अब ये भी लिया, अब ये रोज मुझे पीछे पड़ेगा कैप्सूल खा ले, कैप्सूल खा ले। चलो कैसे भी हुआ कोई बात नहीं। अब उसके बाद भाई के बाद मेरे सारे फैमिली वालों के नंबर, मैं फोन ना उठाऊं कभी मेरे भाई को फोन करते, बोले इसको कैप्सूल दिए थे, इसको याद दिला देना कैप्सूल खाना, इसका एस्टमा ठीक हो जाएगा। मेरे साले का नंबर, भाई का नंबर, मम्मी का नंबर, सास का नंबर, सबके नंबर उसके पास, क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, शादी में भी आए, सब चीज थी। अब वो बार बार फोन करे सबको। मैं मेरे गया इन-लॉज के यहाँ पे, तो मेरा साला आया, बोले भैया का फोन आया था। मैंने कहा कौन से भैया? कह रहा भैया का आया था, कह रहा वो कैप्सूल खाने आपको। तो मतलब मुझे कई बार लगने लगा मैं रिश्तेदारों के घर भी जाऊं कि नहीं जाऊंगा तो पहले खबर ये मिलेगी। तो एक दिन मैंने परेशान होकर के जो है फोन उसका मैं उठाता नहीं था, मेरा बेटा हुआ उस समय पर, तो मैंने उसको मैसेज ऐसे सबको डालते हैं, मैंने मैसेज डाला जी मैंने बेटा हुआ है। अब उसका तुरंत कॉल आया, मैंने कॉल उठा लिया। उसने कहा भाई बधाई हो, ये वो बढ़िया ऐसे वैसे, और सब बात हो गई। फिर बोला अच्छा एक बात का, मैंने कहा क्या? कह रहा हूँ कैप्सूल खा रहा नहीं खा रहा। अब वो इतना पीछे पड़ गया मेरे कैप्सूल के लिए। मैंने एक दिन मेरी मदर को बोला, मैंने कहा ये देख के बताओ जरा क्या है ये, अभी इतने दिन से बोल रहा है कैप्सूल खाओ कैप्सूल खाओ। तो मेरी मदर ने पढ़ा थोड़ा बहुत, बोले भी ज्यादा मुझे आयुर्वेदिक नॉलेज नहीं है, लेकिन एलोपैथिक में भी हम कई कंपनीज को प्रोडक्ट देते हैं लोगों को, साइड इफेक्ट नहीं होता, नुकसान नहीं है, फायदा है या नहीं है ये नहीं पता, खा के देख लीजिए। तो मेरा एक वो लगा कि जब नुकसान नहीं है खा के देखते, मैंने कभी खाया ऐसे ही जैसे उसने बताया वैसे, थोड़ा बहुत बिलीव बना, खाना शुरू किया। तो पहला विंटर सीजन था जिसमें मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने लगा, जो मैं इनहेलर यूज करता था वो कम यूज होने लगा। अब ये मुझे याद नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे रिकॉल कराया कि तुम्हें इस बार प्रॉब्लम कम हो रही है, और 7-8 साल में पहली बार ऐसा हुआ। तो मैं कोई और चीज लेता नहीं था, तो मैंने 1.5-2 महीने लगातार उसको बिना किसी गैप के यूज किया, थोड़ा बहुत स्टडी किया। तो मेरा जो इनहेलर मैं रोज यूज करता था वो हफ्ते में 1 दिन पे आ गया, फिर 15 दिन पे आया, धीरे धीरे वो इनहेलर मेरा बिल्कुल छूट गया। अब आप देखो हमारी बात क्या थी, तो मैंने फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा भाई तेरे से मिलना है। तो मैं मिला उससे, उसको थैंक यू दिया, फिर उसने मुझे बताया ये प्रोडक्ट है, ऐसे वैसे ये कंपनी है, सब चीजें। मैंने यहाँ काम शुरू किया, जॉब में कर रहा था, जॉब के साथ मैंने करना शुरू किया। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर ये प्रोडक्ट मेरी हेल्थ ठीक कर सकते हैं तो दुनिया में हर आदमी को ये फायदा पहुंचा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ हेल्थ कॉस्ट से ये प्रोडक्ट देने लगा। इनकम के लिए मैंने उस समय देखा कि अगर मैं ऑलरेडी मेरी सैलरी 40,000 रुपए थी वहाँ पे, तो मैंने कहा लोगों को देंगे, सोशल कॉज करेंगे, लोगों को बताएंगे प्रोडक्ट। तो मैंने राजस्थान में लोगों को बताना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों के रिजल्ट्स आने लगे और लोगों को एक्सेप्टेंस आने लगी कि प्रोडक्ट अच्छा है, लोग लेने लगे। कंपनी का कहीं ज्यादा ऑफिसेज नहीं थे उस समय पर, बहुत चैलेंजेस थे प्रोडक्ट भेजने के। पूरे राजस्थान में एक भी ब्रांच नहीं, कहीं पर जयपुर में ब्रांच नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो मैं जब प्रोडक्ट भेजने होते थे तो कंपनी कोरियर भी नहीं करती थी। तो मैंने एक बार जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं दीपक सूद जी, उनसे पूछा, मैंने कहा सर कोई ऑफिस खोल दो जयपुर में, राजस्थान सामान नहीं मिलता लोगों को। तो वो मुझे बोले तू नेटवर्क बना ले। मैंने कहा सर नेटवर्क बनाऊंगा, खुराक कहां से दूंगा? बोले नेटवर्क बना, खुराक अपने यहाँ मिल जाएगी। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों बोल रहे ये बात। तो मैं ओखला ऑफिस से एक दिन अपने घर जा रहा था, मेरा घर हरिनगर में था, तो मुझे रास्ते में दिखा धौलाकुआं के ऊपर, जहां से मैं आया था राजस्थान से, वहां बसें हैं जो सारे राजस्थान जाती हैं। तो मैंने वहां देखा कुछ लोग सामान जो है कार्टन रख के बसों में भेज रहे।
तो मैंने जाके बस वाले से पूछा, मैंने कहा भैया सामान भेज देते हो? ऐसे बोले हाँ जी, जहाँ बस जाती है वहाँ पर सामान भेज देते हैं, 100 रुपये 150 रुपये लेते हैं वेट के हिसाब से। मैंने कहा मैं सामान भेजूंगा, भेज दो? के बोले वह रिसीव कर ले कोई भी आदमी। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया काम हो गया। तो मैंने लोगों को सामान भेजना, जयपुर ये वो सामान है। कोई मेरे से पूछता जी सामान कब पहुंचेगा? मैंने कहा जितनी देर में बस पहुंचेगी। तो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में सामान भेजने लगे। तो 2012 के अंदर तक मैं 2 साल तक सामान सिर्फ ऐसे ही भेजने लगा। अब लोगों को सामान मिल रहा है, बस से वहां जा रहा है सामान, आराम से काम शुरू हो गया। अब जिस दिन ऑफिस खुला, ब्रांच पहली बार खुली, उस दिन जब ऑफिस की ओपनिंग हुई, दीपक जी वहां पर आए हुए थे, तो मैं भी वहां पर था। करीबन 600-700 लोग थे वहां पे। वो डे 1 पे पहला दिन जब ऑफिस खुला तो मेरी अपने नेटवर्क की सेल की 5 लाख। आप उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि दीपक जी ने ये बात उस दिन क्यों बोली थी कि तू नेटवर्क बना ले। मैंने उनके पास जाके बोला, मैंने कहा सर थैंक यू। बोले क्या हो गया? मैंने कहा उस दिन आप ये बात नहीं बोलते ना कि नेटवर्क बना ले, तो शायद मैं नहीं बनाता। आज मेरी 5 लाख की सेल। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा आज के समय में क्या हर 4-6 किलोमीटर पे सेंटर है, फिर भी आदमी क्या सोचता है घर के नीचे क्यों नहीं है, थोड़ा और नजदीक होता। तो जितना ज्यादा आप लोगों के अभाव है उतना ज्यादा स्कोप ज्यादा है, और उतना ही स्कोप में आप पैसे भी ज्यादा कमाओ। तो मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे नेटवर्क बनने लगा और नेटवर्क में लोग आने लगे, हर स्टेट के अंदर लोग आने लगे। कुछ चीजें मैं आपको फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो। इसको एक बार वो करो। अच्छा, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी मदर जो कि रिटायर हो गए, और मेरे फादर अभी लास्ट ईयर अभी इनका देहांत हुआ, और प्रिंसिपल थे, बहुत पढ़ाई करी, इतनी एजुकेशन ली। हम लोग एक बार एमए बड़ी मुश्किल से करते हैं, 2-2 बार एमए कर लिया, पीएचडी किया, इतनी एजुकेशन ली उन्होंने। तो फोकस यही था कि पढ़ाई करो, पर फोकस के साथ में मैं हमेशा ही कहता हूँ पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन जिस भी फील्ड में हो उसमें पढ़ाई करो। आप नेटवर्किंग के अंदर हो तो यहाँ पढ़ाई करो, यहाँ भी तो आप एजुकेट हो सकते हो, आप लोगों को एजुकेशन दे सकते हो, अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। तो खाली एजुकेशन वो शिक्षा नहीं है जो वहां से मिल रही है, आप कहीं भी दे सकते हो। तो पढ़ाई हर जगह करनी चाहिए। आप जब पढ़ाई करोगे धीरे धीरे आपके पास में लोग आने लगेंगे, सोल्यूशन मिलने लगेंगे। ये मेरी 9th क्लास की फोटोग्राफ है, ये यहाँ पर जो है ये मेरी फोटो है 9th क्लास। तो मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स बने जो वहां से हम पढ़ाई करने लगे, रुझान पढ़ाई की तरफ था। ये 3 मेरे साथ में दोस्त थे, हम साथ पढ़ते थे। ये डॉक्टर बन गया अभी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है अहमदाबाद के अंदर, अपना हॉस्पिटल है, आई स्पेशलिस्ट है, वाइफ भी इसकी डॉक्टर है। ये दोनों इंजीनियर बन गए, ये दोनों इंजीनियर बने। इसने आईटी किया, इसने बीटेक किया। और ये जो मेरा दोस्त है, ये हम दोनों साथ पढ़ते थे, 11th 12th मेडिकल की तैयारी सब। अब इस भाई का सिलेक्शन पहले साल में हो गया, फर्स्ट ईयर, 1 साल पढ़ाई की सिलेक्शन हो गया। तो दोस्त का सिलेक्शन होता है तो अच्छा लगता नहीं लगता, खाली दोस्त का होता है तो नहीं लगता। तो मैं सोचा करता था, मैं पढ़ाई कर रहा था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे घर वाले मुझे बार बार बोलते थे तू मेहनत तो बहुत करता है पर तेरी किस्मत खराब है। तो ज्यादातर घरों में ये माहौल होता है, तू मेहनती बहुत है, तेरी किस्मत खराब है। तो मेरे दिमाग में उन्होंने डालना शुरू कर दिया कि तू डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाया, तेरी किस्मत खराब है। तो मैं भी बहुत सालों तक ये मानता था कि मुझे एक्चुअल में मेरे लिए प्रोफेशन वही था, पर मैं नहीं बन पाया, तो इसलिए मैं दूसरे किसी प्रोफेशन में अपना टाइम पास करूँ। तो बहुत साल लगे मुझे इस बात को समझने में। जब मैं इस तरह की इंडस्ट्री में आया तो मुझे समझ में आया कि किस्मत का दोष ज्यादा नहीं होता, उसने उस समय मेरे से ज्यादा पढ़ाई की थी इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ। उस समय उसने वो तैयारी नहीं की, अगर वो मुझे ज्यादा तैयारी नहीं करता तो डॉक्टर नहीं बना। तो अपनी कमी को स्वीकार करने में मुझे बहुत साल लगे, पर समाउ उसके बाद मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया। वेस्टीज के अंदर बहुत अच्छा मेरा काम होने लगा। अब इसको मैंने एक बार फेसबुक से ढूंढा, क्योंकि अब पुराने दोस्त होते हैं वो नहीं मिलते, तो मैंने फेसबुक से ढूंढा, इसको मिला, पता चला अहमदाबाद में हॉस्पिटल है, इसका डॉक्टर है। इसको मैंने मैसेज किया, बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। तो मेरा एक सेमिनार था अहमदाबाद में, ऐसे ही आज यहाँ है जैसे, तो मैंने उसको बोला मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। तो 25 साल के बाद हम मिले, बड़ा खुश हुआ। सेमिनार के बाद मेरे को मिलने आया, लेने आया, अपने घर ले गया, बातचीत करते रहे, बहुत देर डिनर किया। तो ऐसी बात कर रहे थे ना, मेरे मुंह से निकला अचानक, मैंने कहा यार उस समय तूने तैयारी अच्छी करी, तेरा सिलेक्शन हो गया, तू डॉक्टर बन गया और बहुत अच्छा रहा, देख तेरी तू सेट हो गया, बढ़िया। तो कह रहा नहीं यार डॉक्टर तो बन गया वो ठीक है, पर मेरे से ना तेरी लाइफ ज्यादा अच्छी है। तो मैंने कहा मेरी लाइफ क्या अच्छी? कह रहा भाई देख, मैं तुझे 2 साल से तू मेरे साथ है फेसबुक के ऊपर, मैं तुझे ऑब्जर्व करता हूँ। मेरी लाइफ के अंदर क्या है, मैं सुबह हॉस्पिटल जाता हूँ, वाइफ जाती है हॉस्पिटल, दोपहर तक एक हॉस्पिटल रहते हैं, लंच करते हैं, शाम को एक और हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल खोल रखे हैं, वहां जाते हैं। संडे के दिन हाफ डे हॉस्पिटल में जाते हैं, शाम को बच्चों के साथ घूमने जाते हैं। गुजरात के अंदर सिर्फ दिवाली का टाइम होता है जब पूरा गुजरात बंद होता है, सब घूमने जाते हैं गुजराती। उस समय पर हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाते, हम सिर्फ मैं अपने इन-लॉज के यहाँ पर या मेरे घर पे, क्योंकि साल भर से हम कहीं गए नहीं होते, वहां जाते हैं और हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। बोले तुझे मैं देखता हूँ, तू कभी किसी कंट्री में घूम रहा होता है, कभी किसी शहर में होता है, कभी किसी सेमिनार में होता है, कभी कहीं होता है, तो तू तो पूरी दुनिया घूम रहा है।
तू पूरे मजे भी कर रहा है, तू एंजॉय भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, टाइम भी है तेरे पास, और मैं अपना ही टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाता। तो मैंने उस दिन ऊपर वाले का पहली बार शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बनाया, अगर बना देते गलती से तो क्या होता? ये जो बात ये बोल रहा है, ये मैं बोल रहा होता। तो आज अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या आप उससे खुश नहीं हो, तो सिर्फ ये सोचो आपके लिए कुछ बेहतर तैयार हो रहा है, उस पर भरोसा करना है। ये वो लेडी है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बारीकियां सिखाई। जैसे राजेश्वरी सिंह, जिनका हमने बात की, 22 साल मेरी उम्र थी जब इंडस्ट्री में मैं आया था, 22 साल का था मैं उस समय पर। इन्होंने वहां से मुझे सिखाना शुरू किया, बहुत सारी चीजें सिखाई, डांट बहुत पड़ती थी। तो कई बार कई जो मेरे साथ के मेरे एज ग्रुप के लोग होते थे, वो ये इनकी डांट सुन के छोड़ के चले जाते थे, बोले इनको क्या राइट है हमें डांटने का, हम ये कोई हमारी बॉस थोड़ी है। बट मैंने जैसे बोला, मैं शुरू से स्टूडेंट था, तो मुझे लगता था कि डांट भी क्यों रही है, कोई ना कोई मेरा ही फायदा है। अब आप देखो बचपन में क्या होता था, आजकल के माहौल में बहुत फर्क है। बचपन में ये होता था कि अगर आपके बच्चे को टीचर ने स्कूल में मारा, पिटाई करी, और वो बच्चा घर जाके शिकायत करता था, तो कभी भी पेरेंट्स स्कूल नहीं आते थे, वो बच्चे को घर में 2 थप्पड़ और लगाते थे, बोले तूने ही कुछ किया होगा। यानी उस समय ऐसा माहौल था, उन्हें पता होता था कि भरोसा के जहां हमने भेजा हुआ है वो इसका कैरियर बनाने के लिए ही ये सब कुछ करता है। तो मैंने वो सोचा और मैंने काम करना शुरू किया। बहुत बार ऐसा हुआ, इन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई जो आज मुझे बहुत काम आ रही है। तो आप इस बिजनेस के अंदर जब आप सही लगन से सही तरह से सीखते हो कि आपका अपलाइन आपको सिखा रहा है, वो सिखा इसलिए रहा है क्योंकि आपको ग्रूम करना चाहता है, सिखाना चाहता है। डांट पड़ेगी कोई बात, पर वो डांट किस लिए पड़ रही है? सही डायरेक्शन में आने। और जैसे ही आप एक बार सही डायरेक्शन में आ जाओगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो आज मेरी लाइफ बदल गई। अगर उस समय मैं छोड़ देता तो शायद मेरी लाइफ में वो सारी चीजें नहीं हुई। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ सिंह जी जो कि इनके ही बेटे हैं और 22 साल से मैं लगभग इनके साथ में, पुरानी कंपनी के साथ में यहाँ भी आए। यहाँ पर भी जो है इनको मैंने देखा कि ये काम करते थे, लेकिन इनको बहुत बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि पैसा तो इनको पता है बाय डिफॉल्ट इनके पास आना है, लेकिन इनका एक पैशन ये हमेशा से रहा कि मैं लोगों को कितना कामयाब कर सकता हूँ, लोगों की जेब में कितना पैसा डाल सकता हूँ। तो आप देखोगे ये एक अकेला बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर आप इस थॉट से अगर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आएगा। आज इनके पास पैसा आता है, तो इनके साथ ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो आज पैसा कमाते हैं, उनकी लाइफ बदल गई। तो जिस थॉट से आप काम करोगे उसी थॉट से आपके पास जीवन में सब कुछ आएगा। ये वो मेरे दोस्त हैं जो सिगरेट पिया करते थे और जो मुझे बहुत कॉल किया करते थे, मिस्टर लोकेश शेट्टी जो फरीदाबाद से हैं, और इतना इन्होंने फॉलो अप किया कि मैंने इनका नाम ही मिस्टर फॉलो अप रखा। और आप एक बात सोचो कि 10वीं में 2 बार फेल आदमी को अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में या जॉब में नौकरी करनी पड़े तो कितने की सैलरी मिलेगी? 10,000 भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। और बिजनेस करने जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, उसके बाद भी टैलेंट नहीं है, कंपटीशन रहेगा। पर ये बिजनेस है, इसकी बात समझ में आई, इनको पावर समझ में आई। आज ये महीने का 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं, ऑडी Q3 में चलते हैं, द्वारा भी बनाया 2 करोड़ रुपए का। तो मैंने इनकी जर्नी खुद देखी है, पैदल मेरे पास आए थे प्लान दिखाने, बात करने, प्रोडक्ट के बारे में बात करने, और आज ये ऑडी Q3 चलाते हैं। तो बिजनेस अगर आप सही तरीके से करोगे आपकी लाइफ बदल सकती है, चेंज हो सकती है। ग्रेट विजनरी मैनेजमेंट, वेस्टीज मैनेजमेंट, गौतम वाली जी, वाली सर का विजन, क्योंकि वाली सर पुरानी कंपनी में भी थे, मुझे नहीं पता था जो ये प्रोडक्ट है ये वेस्टीज के गौतम वाली जी के। जब मैंने प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए तो उन्होंने पता चला मुझे वाली सर कंपनी के एमडी है। तो मैं ऑफिस गया, वाली साहब से मिला, मैं लोकेश जी और हम गए वहां ऑफिस में मिले। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मेरा एक सवाल है कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है, मेरा एस्टमा ठीक हुआ है, बट अगर इनको कुछ ज्यादा खा ले और उसको कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बाली सर ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो उनके पुराने ऑफिस के अंदर पीछे प्रोडक्ट रखे रहते थे, 18-20 प्रोडक्ट उस समय सप्लीमेंट थे। तो उन्होंने सारे आगे रखे, 2-2, 3-3 कैप्सूल टैबलेट निकाली, एक प्लेट के अंदर रखी, पानी मंगाया और मेरे से बोले कि काम कर ये खा। तो मैंने कहा सर ये आवाज दबाने का आपका तरीका है? कोई अगर आपसे पूछता है कि ये ओवरडोज से कुछ हो जाएगा तो आप कहते हो इसकी आवाज ही दबा दो। तो बाली साहब ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने सारे वो 35-36 कैप्सूल जितने टैबलेट थे उठाए और वो सब खा गए। बोले काम कर 2 घंटे कहीं घूमा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुझे आंसर मिल जाएगा, और कुछ नहीं हुआ तो भी तेरा विश्वास बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। हम बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद
क्योंकि आदमी क्या करता है, हर चीज पे डाउट करता है। जैसे मैंने जब गाड़ी खरीदी, मैंने कहा कि मैंने वेस्टीज से गाड़ी खरीदी है, कह रहा आरसी दिखाओ, तो उसने मेरी आरसी भी देखी, तो आदमी डाउट करता है। तो मैंने क्या किया, वो बाहर पुराने ऑफिस में गैलरी थी, वहां खड़ा हो गया। मैंने कहा ये अब यहाँ से निकलेंगे और ये बाहर 35-36 कैप्सूल दिखाए, अभी जाके वॉमिट कर देंगे, बाहर वापस आके बैठ जाएंगे और फिर जो है कह देंगे जी देखो जी सप्लीमेंट काम करते हैं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो मैं 2 घंटे हिला नहीं वहां से। अब 1.5 घंटे के बाद जब वो निकले वहां से बाहर, तो बोले तू गया नहीं अभी तक? मैंने कहा सर मैं तो अभी अभी आया हूँ। बोले कहाँ से आया? मैंने कहा अभी आपने कहा था ना 2 घंटे के लिए चला जा। मैं चला गया, अब आया हूँ, अभी आप निकले हो बाहर। तो बोले वहां देख सामने, तो मेरे को ने दिखाया सामने, देख वो लग रहा सीसीटीवी। बोले तुझे 1.5 घंटे से देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ, और 2-2.5 घंटे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मेरा मुझे भरोसा बना। मैंने कहा जब कंपनी के ओनर इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो भरोसा दिलाना चाहिए, ये कर सकते हैं। इसका मतलब आप कहीं भी काम करो, कोई तनाव नहीं है किसी तरीके का। तो मैंने उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। ये मेरे एक दोस्त है जो कि राजस्थान से हैं और एक बहुत अच्छी ग्रुप है फैब इंडिया, उसके अंदर ये जॉब करते थे, स्टोर मैनेजर थे। और इनको मैंने जब बातचीत करी, मैं जयपुर गया हुआ था, ये जयपुर में जॉब कर रहे थे, तो मैं और लोकेश सेठ जी जयपुर जाते थे, छुट्टी मेरे को जब मिलती थी हम जाते थे साथ में, वहाँ बिजनेस डेवलप करते थे। तो एक बार होटल में मैंने इनको बुलाया, ये मिलने के लिए आए, तो मेरे साथ मिल रहे थे। तो इन्होंने पूरे शरीर पे कपड़े ढके हुए थे, मास्क लगा, स्कार्फ लगा रखा था। तो राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो हमें लगा इसलिए लगा रखा है, और कमरे में एसी चल रहा था। तो हमने बोला, मैंने इनको कि मैंने कहा भाई अब तो ये स्कार्फ वगैरह हटा दे, अब तो एसी में बैठा है। बोला नहीं सर मैं ये हटा नहीं सकता। बोला क्यों? तो बोला मेरे को ना बहुत सीवियर बीमारी है, गंभीर, वो आप देख नहीं पाओगे। तो लोकेश जी का मैच देख रहे थे टीवी पे, मैं बात कर रहा था ऐसी। तो जैसे उसने बोला बीमारी, लोकेश जी ने म्यूट कर दिया। कह रहे बीमारी कौन सी बीमारी? तो वो बोला सर मेरे को ना सोराइसिस है। वो लोकेश जी को नहीं जानता। बोले सर मेरे को ना सोराइसिस है। अब लोकेश जी 10th के 2 बार फेल वाले आदमी, उन्हें क्या पता सोराइसिस क्या है। तो उन्होंने मेरे से बोला मां तो सोराइसिस क्या होता है? मैंने कहा सोराइसिस एक स्किन डिजीज है, बहुत सीवियर हो जाती है अगर कोई इलाज ढंग से ना हो या सूट ना करे। तो बोले बहुत सीवियर, बहुत गंभीर। मैंने कहा कह रहे बहुत बढ़िया भाई। अब जैसे उन्होंने बोला, उसने तो पूरा जो दस्ताने पहने हुए थे, स्कार्फ सारा, बोले क्या बढ़िया है इसमें सर, ये देखो ये मेरी स्किन सारी खराब हो रही है, ऐसे ऐसे ही वो। तो नाराज सा हो गया। तो मैंने कहा भाई वो इसलिए नहीं कह रहे तेरे को, मेरे को भी बोला था इस तरह से। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कुछ चीजें हैं जो मैं खाता हूँ और मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ। मैंने अपनी स्टोरी बताई। तो बोला सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हो तो मैं खा लूंगा, लेकिन जब तक मुझे फायदा नहीं आया मैं पैसे नहीं दूंगा। ऐसा होता है ना कहीं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी भी एक शर्त है, मैं तुझे पैसे तब तक नहीं लूंगा जब तक तू ठीक ना हो जाए, लेकिन तेरे को रोज खाना पड़ेगा बिना किसी गैप। बोला ठीक है सर दे देना जो देना है, पैसे तो लग नहीं है। तो मैंने कहा रोज खाना पड़ेगा। तो मैं उसको जब भी वो मांगता मैं प्रोडक्ट भिजवाता रहा, वो प्रोडक्ट खाता रहा। 7-8 महीने के बाद उसका कॉल आया, बोला सर जयपुर कब आओगे? मैंने कहा 1 महीने के बाद आना है, मुझे एक प्रोग्राम है। तो बोला आओ तब मिलना। तो मैं जब उससे मिला, होटल में आया वो मिलने, तो वो ऐसे आया था, बाल बड़े हुए, चश्मा लगा के, आधी बाजू की टी-शर्ट पहन के। तो मैं बताना नहीं, वो आया और उसने आके बोला सर थैंक यू सो मच। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर 80% सोराइसिस मेरी बॉडी में से निकल गई है, मैं बिल्कुल आराम से रह रहा हूँ और मैं इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। तो बोला मेरा डिप्रेशन भी ठीक है, काम बताओ क्या करना है। तो उसने उसके बाद वेस्टीज में काम करना शुरू किया। अभी ये यूसीडी लेवल पर है, 4 फॉरेन ट्रिप ले चुका, 2 गाड़ियां ले ली, अभी लग्जरी गाड़ी बुक कराने वाला है बहुत जल्दी। 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम है वेस्टीज। अब इस समय मैंने उसको प्रोडक्ट दिए, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ दिए कि ये प्रोडक्ट काम करते हैं, और काम हुआ उससे। आज ये महीने का इतना पैसा कमाता है और आज इससे भी मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। तो आप अच्छी भावना के साथ काम करोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा मिलेगा। एक व्यक्ति है अश्विनी बाबा जी, जो कि उत्तराखंड में देहरादून एक सिटी है, वहां रहते हैं, उत्तराखंड की कैपिटल में। बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां की, कभी कंपनी में कंपनी चली जाती थी, कभी डाउनफॉल आ जाता था, कभी नेटवर्क शिफ्ट हो जाता था। तो ग्रोथ मिले ना मिले, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो इनसे संपर्क हुआ, इनको स्टेबिलिटी के लिए वेस्टीज का प्लान बताया कि इतना अच्छा प्लान है कि आप कुछ समय के बाद काम नहीं करो तब भी ये काम करें, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कमाल की है। तो उन्होंने भरोसा किया, काम करना शुरू किया। 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम है। ये भी यूनिवर्सल क्राउन है, और अभी इन्होंने 2 साल पहले मर्सिडीज खरीदी है 40 लाख रुपए। ये लड़कियां जो देहरादून में रहती हैं, इनके हस्बैंड आर्मी के अंदर पोस्टेड थे। अभी अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया तब से वो यहाँ आए हैं। सैलरी बहुत कम थी, तो इनको अपना खर्चा चलाने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि आर्मी में सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इन्होंने काम करना शुरू किया वेस्टीज के अंदर। अभी 1 लाख रुपए महीने की इनकी इनकम है। यहाँ से 20 लाख रुपए की गाड़ी इन्होंने परचेज की वेस्टीज की इनकम से, और आज ये फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं। बहुत
बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल क्राउन डायरेक्टर ये बने, इतने सारे क्राउन हैं जिन्होंने गाड़ियां ली है, क्राउन डायरेक्टर्स, डायमंड डायरेक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन से, कोई बीएसएनएल में जॉब करता है, कोई अपना हॉस्पिटल है, किसी का डॉक्टर है, कोई लेक्चरर था, कोई बिजनेसमैन था। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। 135 से ज्यादा लोग हैं जो आज अपनी गाड़ियां ले चुके हैं वेस्टीज के जरिए। आज इतनी जो लोग पहले 2 व्हीलर चलाते थे आज वो गाड़ी लेके आज इतने सारे लोग हैं जो आज स्टार डायरेक्टर लेवल पर है। ये मेरी, जब मैं इस बिजनेस में आया उससे पहले मैं ये स्कूटर चलाता था 2 व्हीलर। तो 2 व्हीलर जब मैं चलाता था तो छोटा शहर था, अगर 8-10 किलोमीटर का शहर जैसे फरीदाबाद है या छोटे शहर होते हैं ऐसे ही, तो पैसे बहुत ज्यादा नहीं होते थे, इनकम कम थी, स्टेबिलिटी नहीं थी किसी तरीके की, रेगुलर इनकम आती। तो मैं स्कूटर जब चलाता था तो ज्यादातर आप देखोगे छोटे शहरों में स्कूटर मोटरसाइकिल जब लोग चलाते हैं तो कभी पेट्रोल की टंकी फुल नहीं कराते। तो मैं पेट्रोल पंप पे जाता था और मैं बोलता था 20 रुपए का पेट्रोल डलवा। तो मेरी वाइफ मुझको बोलती थी तुम 20 रुपए का क्यों डलवाते हो, टंकी क्यों नहीं फुल करते एक बार में। तो मैं उसको पता क्या समझाता था, मैं बोलता रहा मैं गलवर इतना सा है, हम 10-15 रुपए में घूमे आएंगे। दूसरी बात ये बताइए, पेट्रोल पंप वाला कहीं भाग के जा रहा है, इसको अपना पेट्रोल कल भी बेचना है, आज इसे 300-400 रुपए क्यों दे, किस बात के दे? ये इसीलिए तो अमीर बन रहा है कि हमसे टंकी फुल करा देता है। अब ये बात कोई सही थोड़ी थी, सही ये थी कि मेरे को पैसे नहीं होते थे। अब मैं ये बात नहीं बोल पाता था मेरी वाइफ को, अब स्कूटर चला रहे होते थे और मैं मेरी वाइफ को बोलता रहा तू चिंता मत कर, मुझे लगता था 20 रुपए वाली बात इसके दिमाग में चल रही होगी, तो मैं बोलता रहा मैं चिंता मत कर, कुछ समय के बाद हम ना बहुत बढ़िया लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे। तो जो आपको सबसे ज्यादा कड़वा सच ना आपकी वाइफ ही बोलती है। तो मेरी वाइफ ने बोला 20 रुपए का पेट्रोल रोज डलवाते हो और गाड़ी की बात करते हो लग्जरी की, तो बोला तुम 20 में खुश हो, इसी को चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये गाड़ी खरीदी सेकेंड हैंड ऑल्टो, अभी ऑल्टो खरीदी तो गाड़ी के जब ये भी मैंने शोरूम से ली, मारुति के सेकेंड हैंड जो गाड़ी बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं, गाड़ी जब शोरूम से लोगे तो वो उतना ही पेट्रोल लगा के देते हैं कि पेट्रोल पंप तक चलेगा। तो पेट्रोल पंप पे गया तो मेरी आदत क्या थी, 20 रुपए। तो मैंने जाके जैसे शीशा खोला, अब उस दिन पता चला 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाले की रेस्पेक्ट में क्या फर्क होता है। तो वो पहले बोलता ना हाजी कितने का, तो जैसे मैं गया वो झुका, बोला सर कितने का डलवाएंगे, मैंने कहा 20 रुपए का। तो मेरी वाइफ बोली बोले भैया नए नए गाड़ी वाले बने 500 का डाल। तो मैं उस समय पूछता था कितने रुपए लीटर पेट्रोल है। आपने देखा होगा ना कई बार लोग जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली होती है तो रात को लाइनें लग जाती हैं कि पेट्रोल पंप के बाद आज ही टंकी फुल करा लेते हैं, जैसे आज वाला ही 1 महीने तक चलेगा। तो 10-20 रुपए बचाने के लिए लोग करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करता रहा उस समय। लेकिन धीरे धीरे सोच खुलने लगी जब आए कि भाई हाँ कैसे आप अमीर बन सकते हो, अमीर बनने के लिए क्या काम करने, तो वो काम करने शुरू करे। ये पहली गाड़ी खरीदी वेस्टीज कार फंड से 2012 में, i20 7 लाख रुपए की पहला कार फंड से मेरी पहली गाड़ी थी। दूसरी गाड़ी मैंने 2017 में खरीदी, क्रेटा ऑटोमेटिक की 16 लाख रुपए की गाड़ी थी। ये जब खरीदी तो पहली गाड़ी खरीदने गया तो मैंने बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करी कि भाई ये गाड़ी खरीदनी है लेकिन बजट नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें करी, इनकम ज्यादा नहीं थी। और सेकंड गाड़ी तक मेरी इनकम अच्छी थी, 1.5-2 लाख रुपए महीना में कमा रहा था। मैंने ये ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी और इस गाड़ी के 2017 में खरीदने के ठीक 9 महीने बाद मैंने 40 लाख रुपए की गाड़ी अभी लगभग 65 लाख रुपए की गाड़ी में कार फंड से ये खरीद चुका हूँ। और कमाल की बात क्या है कि ये जब गाड़ी खरीदी तो मैं एक दिन ये इसको लेकर के ड्राइव पे जा रहा था, तो मेरे साथ एक मेरा एक डाउनलाइन साथ में था, उसने मेरे से पूछा कि सर इसकी माइलेज क्या है। तो मेरे को याद आया अरे यार मैं माइलेज पूछने तो भूल ही गया गाड़ी खरीदते ही। सबसे पहले आदमी क्या पूछता है, माइलेज क्या है, क्या फीचर्स है, ये वो सारी चीजें पूछता है। मैं तो भूल ही गया पूछना। लेकिन जैसे जैसे आपके जीवन में सुकून आएगा, अच्छे आप लेवल पे जाओगे, तो ये चीजें आपकी लाइफ में से रिमूव हो जाए। मेरा एक दोस्त था जिसको मैंने 8-9 साल पहले वेस्टीज का प्लान दिखाया था। वो एक बैंक के अंदर क्लस्टर हेड की पोस्ट पर, तो मैं उसको प्लान दिखा के आया, तो उसने बहुत देर मेरा प्लान सुना। उसके बाद बोला कि शिरीष तेरे एक बात बोलूं। मैंने कहा क्या? कह रहा तुझे नौकरी दिला दूंगी। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई तू ये काम मत किया अगर इन कामों में ना कोई फीचर नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कह रहा मेरी सलाह है कि उसको छोड़ दे, कोई ढंग का काम कर ले। तो मैं आ गया वहां से। अब मैं उसको जब भी कभी फोन करता होली दिवाली विश करने के लिए, वो भाई फोन ना उठाए। उसको क्या लगता था कि वेस्टीज की बात करेगा, तो उसका नंबर भी कभी मिस हो गया, बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने जब ये गाड़ी बुक कराई मर्सिडीज, तो गाड़ी बुक कराने के पहले मैंने जब गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए गया था, तो मैंने मेरे फ्रेंड को एक फोटो भेज दी थी। मैंने कहा टेस्ट ड्राइव के लिए मैं गाड़ी देखने गया हूँ। तो मेरा वो दोस्त मेरे साथ इस बिजनेस में भी है, उसने क्या किया, वो फेसबुक पे डाल दी कि मेरे दोस्त ने ये गाड़ी देखी है, शोरूम पे गए, मर्सिडीज को देखने गए। अब वो जो मेरा फ्रेंड था क्लस्टर हेड, उसका मैसेंजर आया मेरे पास, फेसबुक पे मेरे साथ का मैसेंजर आया
कि शीश अपना नंबर भेज। मैंने नंबर भेजा, कॉल आया, और भाई कैसा है, क्या हाल चाल, ये वो बातचीत हुई। कह रहा तूने मर्सिडीज बुक कराई? मैंने कहा कह रहा ले तब बताइए। ठीक है, 2 महीने बाद डिलीवरी है। जब 2 महीने बाद गाड़ी की डिलीवरी आई तो मैंने फिर जब फोटो, जब तो डल नहीं थी, सब जगह सेलिब्रेशन हो रहा था, सब कुछ था, तो उसका फिर फोन आया, भाई बधाई हो, ये वो। कह रहा तेरी गाड़ी है, कंपनी ने दी है? मैंने कहा नहीं भाई मेरी है। कह रहा आरसी भेज। आरसी भेज दी। फिर फोन आया, बोला भाई कमाल है यार, बधाई हो यार, तूने तो कर दिया, बहुत अच्छा। ये वो बोला उसी कंपनी में जिसमें तू पहले कर रहा था उसी में लगा हुआ अब तक? मैंने कहा तो उसमें लगने से कोई बुराई है? मैंने कहा मर्सिडीज आगे बता और क्या चाहिए तुझे, तू तो अभी भी टाटा में घूम रहा है। तो बोला नहीं भाई मुझे तो शुरू से पता था, तो कुछ कर दिखाएगा। मेरे से बोला और सब कैसे घर में, ये वो। तब तक उसने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा, पहली बार बोला, बोला बच्चे कितने हैं? मैंने कहा एक बेटा है भाई। कह रहा वो भी तेरे जैसा इंटेलिजेंट है? मैंने कहा भाई मेरे में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मैंने जो काम समझा उस काम को किया ढंग से, और उस काम को करने की वजह से सब कुछ आया। इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। इसमें जितना अच्छा आदमी नकल कर लेगा उतना बढ़िया पैसे कमा लेगा, पर तेरे में अकल ज्यादा है, इसमें भी कर। ये लगता है कि आप बुक के अंदर फोटोग्राफ आया, 1700 रुपए की बुक है जो वेस्टीज ने ऑनर किया। इसके अंदर 40,000 लोगों के सामने ये बुक अनवील हुई। ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, वैनिटी वैन, दिसंबर 2022। अभी 2022 फरवरी चल रहा है, तो दिसंबर तक आते आते ये गाड़ी आने वाली है। ये लग्जरी बस है जिसके अंदर पूरा घर होगा, आपको कहीं जाके होटल लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, आ सकती है? आ सकती है ना? यस। पर होता क्या है, हम अपने ड्रीम बताने से डरते हैं। जब हम स्कूटर पे चल रहे होते हैं ना, और हम किसी को दिखाते हैं कि भाई ये मैं मर्सिडीज खरीदने वाला हूं, तो लोग कहते हैं भाई तू कैसे लेगा, कहां से लेगा, सपने मत देखा कर, हवा में मत उड़ा कर। तो मैं जब ये स्कूटर चलाता था तब मैं बोलता था कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब मर्सिडीज दिखाने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ लग्जरी बस, आप कह रहे हो हाँ जी ले सकते हो। आदमी वही था, सोच वही थी, इसलिए सारी चीजें आएंगी। आप बीच बीच में अपने ट्रैक को बदल लेते हो, इसलिए गड़बड़ हो जाती है कि अपना ड्रीम बताने से लोगों को डरते हो। बता दो क्या दिक्कत है, 2 महीने लेट होगा और होगा तो सही, तो बताने से क्या होगा, आपको बेनिफिट है। जब मैं ये गाड़ी लेने वाला था मर्सिडीज, तो उससे 1-1.5 साल पहले मैं शोरूम गया था विजिट करने। तो मैंने शोरूम पे विजिट करी, तो उसने पूछा सर कहाँ से आए हो? मैंने कहा वेस्टीज में काम करता हूँ। बोला अच्छा सर, वेस्टीज से बहुत सारे लोगों ने हमसे गाड़ी ली। तो गाड़ी दिखाई उसने, ये वाली CNA, तो हम बहुत गौर से इस गाड़ी को लेकर थे, क्या फीचर्स है ये वो। तो वो मेरी वाइफ से बोला, जो वहाँ एम्प्लॉय था, बोला मैम ज्यादा मत देखो इसको, 3-4 साल ही आपने इस गाड़ी को रखना है, फिर आप दूसरी ले लोगे। तो मेरी वाइफ ने कहा भैया 40 लाख रुपए की गाड़ी है, कौन 3-4 साल में बदलता है? तो बोला मैडम मैं 7 साल से ये जॉब कर रहा हूँ, और कोई और बदलता हो नहीं बदलता हो, वेस्टीज वाले जरूर बदल लेते हैं, क्योंकि 3-4 साल की बात है कि वो आदमी बाहर का आदमी है, बिजनेस में नहीं है, लेकिन उसको इस बात पे भरोसा है, 7 साल से वो वेस्टीज वालों को देख रहा है। और हम कहाँ हैं? हम वेस्टीज के अंदर हैं, और अंदर होकर भी हम क्या करते रहते हैं, दिन रात डाउट करते रहते हैं, मेरे से नहीं होगा, कोई सुनेगा नहीं, करेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने उस आदमी से पूछा, मैंने वो कह रहा कि मैं तो नौकरी छोड़ने वाला हूँ। मैंने कहा क्या करेगा? कह रहा वेस्टीज वाले हर साल इतनी गाड़ियां लेते हैं, उनको गाड़ियां दिलवाऊंगा, सारे शोरूम से टाई अप करूंगा। उसने नौकरी छोड़ दी, अभी वो वेस्टीज वालों को गाड़ियां दिलाता है सबको, और 1 साल में जो कंपनी का टारगेट नहीं होता ना, वो अकेला कर लेता है। किससे? वेस्टीज वालों से। ये मेरा विजन बोर्ड है जो मैंने घर में लगा रखा है, इसको अपग्रेड करता रहता हूँ कि आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, ये अपग्रेड होता रहता है। जो चीजें आ गई उसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, ये लगाओ अपने घर के अंदर। कोई देखेगा आकर के मजाक उड़ाएगा, कोई बात नहीं। 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो इसको अच्छा कहेंगे, और एक वो जो मजाक उड़ाएंगे। एनर्जी दोनों लोग देंगे, और दोनों लोग एनर्जी देंगे तो क्या करेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ना दिसंबर 2022, अब आप में से कोई भी हो सकता है अक्टूबर तक आते आते मुझे बोले सर वो दिसंबर आने वाला, आपने बोला था स्टेज पे, तो क्या होगा, मैं भूल भी जाऊंगा, तो मैं और थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। तो अपना लक्ष्य जो चाहिए बता दो, छुपाओ मत, डरना नहीं है कि ये बताना नहीं है, बता दो लोगों को। पहला फॉरेन ट्रिप मैंने वेस्टीज से लिया, ये थाईलैंड का ट्रिप था फैमिली के साथ, ये पूरा ट्रिप। दूसरा ट्रिप इंडोनेशिया का लिया, ये भी फैमिली के साथ लिया। तीसरा ट्रिप अबू धाबी का था, ये भी फैमिली के साथ था। चौथा ट्रिप मलेशिया का था, इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि वेस्टीज के अंदर आज बहुत कामयाब हैं, जो कि आज वेस्टीज में बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो ये क्रूज के ऊपर हम लोग गए मलेशिया, उसके बाद वहां से थाईलैंड, ये क्रूज था जिसके ऊपर ये पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत लग्जरियस क्रूज था, स्टार बिल्गो, जिसके ऊपर हम लोग 3 दिन थे वहां पे। तो इस तरह की लग्जरी आपको वेस्टीज से मिलती है। पर्सनल ट्रिप मैंने थाईलैंड का किया 10 दिन का फैमिली के साथ में।
आज टाइम फ्रीडम में बहुत पैसा है तो सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ जाना है, किस तरह से क्या करना है। तो ये पर्सनल ट्रिप किया, रशिया का ट्रिप मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ किया। अक्टूबर 2019 के अंदर 7 दिन के लिए रशिया गए, वहां से मॉस्को, पीटर्सबर्ग सब जगह घूमे। तो कोई आज के समय में ये नहीं सोचना पड़ता कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। डोमेस्टिक टूर करते हुए नहीं सोचना पड़ता, टाइम फ्रीडम बहुत है। पर्सनल अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू करें, क्योंकि ये समझ में आया कि आने वाले समय में एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा है। पहले हम एजुकेशन लेने जाते थे, लेकर के हमने उसको देना शुरू किया। अगर आप अपने पास रख लोगे तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। आपने एजुकेशन लेनी है और आगे देनी है। अगर आपने ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो आप वहीं खड़े रह जाओगे। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं इस बिजनेस में फेल क्यों रहा हूं, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, दूसरे को नहीं दे रहे, ट्रांसफर नहीं कर रहे। ट्रांसफर करते रहो, कोई बात नहीं, आप बोर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सेमिनार में कम से कम 500-600 बार कर चुका, मेरे लिए बोरिंग है, पर आप तो पहली बार सुन रहे। अगर मैं घूमा रहा ये सब देख लो, अपने आप फोटो सबको भेज देता हूँ, क्या दिक्कत है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, इधर से आया उधर भेज दिया, खुद ने नहीं पढ़ा। अब मैं कई बार किसी को व्हाट्सएप भेजता हूँ तो मैं देखता हूँ पर्सनल व्हाट्सएप भेजा है और वो अच्छा खासा है, पढ़ने वाला है, उसने 3 सेकंड के अंदर देखा, आगे किसी ग्रुप में डाल दिया। तो मैंने उसको फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या भेजा था, पढ़ा था? कह रहा सर बहुत अच्छा भेजा था। मैंने कहा था क्या? तो वो हड़बड़ा जाता है, क्या था? तो मैंने कहा तू ये सोच रहा है कि ये किसी को भेज दूंगा और कोई समझदार आदमी इसको पढ़ करके काम करना शुरू कर देगा, तो वो तेरे से ज्यादा समझदार है। वो आगे क्या कर रहा है, वो भी आगे ऐसे भेजे जा रहा है। समझ कोई नहीं रहा, सब एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पहले आपको एजुकेट होना है, उसके बाद उसको सिखाना है। तो इस तरह के इवेंट्स करने शुरू करें। अलग अलग सिटी के अंदर ये 100-150 लोग आते हैं, 2 से 3 दिन का आपके भी अपना इसी ऑर्गेनाइज करते हैं हर जगह पर। जब आप जाते हो वहां सीखते हो, 3 दिन लर्निंग लेते हो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इनको जानते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर भी थे, पॉलिटिशियन थे, कपिल शर्मा के शो में आते थे, बहुत पॉपुलर है। तो जब हम अबू धाबी इंडोनेशिया गए, बाली गए, तो ये मलेशिया से हमारे साथ फ्लाइट में थे। तो जब हम बोर्डिंग कर रहे थे उस समय पर देखा गया सरदार जी आ रहे हैं, लंबे थे, पर वहां देख के आप नहीं पहचानोगे कि सिद्धू जी हैं, पर किसी ने पहचान लिया। जो लाइन लगी हुई थी तो वहां से सब लोग इनके साथ फोटोग्राफ लेने चले। तो ये मेरी वाइफ है जो इनके साथ फोटो उन्होंने ली। तो मैं लाइन में खड़ा हुआ था, मेरी वाइफ गई फोटो खिंचा के आई, बोले तुम नहीं गए फोटो लेने के लिए? इतना बड़ा आदमी है, हिंदुस्तान में कहाँ मिलता है। आप ये फोटो लेते तो आप दिखा सकते हो सेमिनार के अंदर, लोगों को बता सकते हो कितने बड़े आदमी के साथ आपने फोटो खिंचाई है। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैंने कहा तुमने खिंचाई है, तुम्हारी फोटो सेमिनार में दिखाऊंगा, क्या दिक्कत है। तो मैंने मेरी वाइफ को एक बात बोला, मैंने कहा तुम्हें ये वाली लाइफ पसंद है, मुझे ये वाली लाइफ पसंद है। आप कैसी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। आप किसी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि आने वाले समय में लोग आपके साथ फोटो खिंचाएं, आपका एक ऑटोग्राफ लें, तभी आप सेलिब्रिटी बनोगे, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे, जब आपकी सोच ये रहेगी। ये डबल क्राउन डायरेक्टर का मेरा जब फुल पेज कवरेज आया, ये क्राउन डायरेक्टर की ट्रॉफी, यूनिवर्सल क्राउन, अभी अवार्ड फंक्शन नहीं हुआ, उसी बीच में मैंने डबल क्राउन का लेवल किया था इस लॉकडाउन के अंदर। तो ये फुल पेज कवरेज वॉइस मैगजीन के अंदर आई डबल क्राउन डायरेक्टर पे। ये मेरा हाईएस्ट चेक है वेस्टीज से अगस्त 2020, 7,23,927 रुपए। 2020 में वो टाइम था जिस समय पर लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, सर्विसेज नहीं थी, लॉकडाउन लग रहा था, कंप्लीट सिचुएशन खराब थी। लेकिन उस समय पर भी क्योंकि ये बिजनेस मैंने एक समय ज्वाइन किया था और इस पे विश्वास किया, नेटवर्क बनाया, तो आज उस वजह से ये इनकम मेरी आई। ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो कई बार लोग कहते हैं जी ये सही में रियल है या नहीं। ये फॉर्म 26 AS है। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने 59,71,806 रुपए कमाए, जिसमें 9 महीने में घर से नहीं निकला। एक बात समझ में आई कि अगर मैं बिजनेस में नहीं होता, मैं किसी नौकरी में भी होता, शायद वो मुझे कह देते सर घर जाओ, हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कभी भी हो सकता है, आज के समय में हो सकता है। बिजनेस होता तो बिजनेस के आप देखोगे, आप रेंटल निकालने मुश्किल है, स्टाफ की सैलरीज नहीं है, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, बिजनेस चलाना मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े एस्टैब्लिश बिजनेस बंद हो गए। बट क्योंकि मेरे पास नेटवर्क था, उस नेटवर्क का काम क्या था, कंज्यूमर नेटवर्क है, शॉपिंग कर रहा है, सब अपना घर के लिए सामान ले रहे हैं, तो उससे मेरे नेटवर्क पे असर नहीं पड़ा और मेरी इनकम आती रही, आमदनी आती रही। तो ये लगभग 59 लाख रुपए मैंने पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में कमाए। और उसी दौरान मैंने इस सोसाइटी, ये नोएडा के अंदर एक सोसाइटी है जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट सोसाइटी, उसमें मैंने 1.5 करोड़ का एक घर यहाँ पर खरीदा और इसको रेनोवेट किया उसी दौरान में। तो जब मैंने इस घर को लिया उस समय मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। तो मेरा लोन जब सैंक्शन हुआ तो बैंक मैनेजर मेरे पास घर आए जब फाइल साइन करने, तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर आप मुझे बुला लेते, भाई लोन तो मुझे मिल रहा है, तो आप मुझे बुलाते, मैं घर आ जाता, आपके पास बैंक आ जाता और मैं आपको फाइल साइन तो करनी। बोला नहीं सर मैं आपके पास आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला सर 6 महीने के दौरान ये पहला केस है आपका होम लोन का जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है, नहीं तो कोई होम लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ।
नया घर लेने के लिए, सब अपने घर को गिरवी रख के लोन लेने पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आप लेके उनको घर के बदले पैसा दे दो। बोले सर पैसा तो दे देंगे, चुकाएंगे कहाँ से, अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो हम बैंक लोन ही नहीं देता। तो उन्होंने मुझे यहाँ लोन प्रोवाइड किया, मैंने घर बनाया। अभी ये स्कूल है लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल, लगभग 3.5 लाख रुपए साल का इसका खर्चा है, इसमें मेरा बेटा पढ़ता है, अभी मैं इसको वहाँ पढ़ा पा रहा हूँ। ये सब कुछ इसी सिस्टम की बदौलत है, इस बिजनेस की बदौलत मैंने ये सारी चीजें करी। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा लास्ट के अंदर, जो मैंने एक शूट करवाया, जो मेरा ड्रीम था कि मैं जब घर बनाऊंगा तो उसको किस तरह से करना है, और लोगों तक वो घर, हर आदमी मेरे घर नहीं आ सकता, लेकिन वो घर पहुंच सकता है किस वीडियो के जरिए। तो आप वो देखें, आपको बहुत उससे इंस्पिरेशन